नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानी सर में। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए जो है मॉडल पेपर करा रहे हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 3 है और मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 हम करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और ये यूपी ट्रिपल एससी जो यूपीएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जितने भी 10 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमी से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आधार पर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। और ऐसे मान के चलिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से अवेयर हो सकें, यही एक स्ट्रेटजी बना के चलिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। वही आपका जो स्टैटिक जितनी भी जीके है वह स्थाई वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उससे जितने भी क्वेश्चन मिलें उसको आप सॉल्व कीजिए और अपने अपने जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए। उससे अपना स्कोर देखिए और अपने आप को चेक कीजिए, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, इसमें वेटेज की बात करें, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और एनवायरनमेंट है, इनसे क्वेश्चन 5 से 10 तक के बीच में आने की उम्मीद रहती है। और सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है तो मैथ और रीजनिंग का है। इसमें लगभग 30 नंबर की अगर जोड़ के चलें तो मैथ और रीजनिंग आती है। और मैथ और रीजनिंग में जो है रीजनिंग 5 नंबर की और ज़्यादातर मैथ है। और मैथ के रूप में अगर देखें तो 2 डीआई होंगी, 2-3 डीआई होगी, जिसको एक लाइन ग्राफ, एक पाई ग्राफ और एक पाई चार्ट और एक है जो है, हाँ, पाई चार्ट नहीं, वो पाई ग्राफ नहीं, बार ग्राफ, सॉरी, और पाई चार्ट, और इसके बाद है एक डेटा ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 डीआई दी जाए। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन भी हैं इसमें, और हिंदी में 2 कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में और 2 कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इसमें जितने भी 10 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन हैं वो उसको उसके आधार पर ये बनाई गई है। और एक नया जो हम सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, जिसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो आने जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उसमें भी मैंने एक साथ जितने भी 10 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सारे एक लाइन में ऐड किए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है और सारे के सारे आपको हम सॉल्व कराएंगे, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मेडिवल इतिहास हो, चाहे मॉडर्न इतिहास हो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो उसको आप ज़रूर देखिए एक बार। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं यानी गलत देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुप्त शासन में चांदी के सिक्के जो है बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, ये गलत है, ठीक है, ये पहला ही गलत है। अब देखते हैं अगला जो है कथन है, भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं, ये सही है। अब मौर्य उत्तरकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट, प्लेटिना, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे, ये भी सही है। प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल में, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसमें गलत कथन देखना था, तो यही ये गलत है। इसके बाद है, हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला जो दूत था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था हंसवेग, ठीक है, उसका नाम था हंसवेग। इसके बाद है, चौहान वंश के जो है ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज जो है तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है, क्योंकि इनका राजकाज जो है ये दिल्ली के राजा थे, तो वहीं पर इनका सिंहासनारोहण हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ईसानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ठीक है, तो ये किस सुल्तान ने धारण की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, ठीक है। और अगर सिकंदर लोदी की बात करें तो इसको कौन सी जो है सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि मिली थी। अगर बलबन की बात करें तो इसको अलुग खां जो है 1249 में अमीरों का प्रधान इसे कहा गया था, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक को की बात करें तो इसमें कहा सल्तनत युग का अकबर इनको कहा गया, इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था? ठीक है, तो इसको कहाँ रखा गया था? मुगल इमारत की बात करें तो ये लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, ठीक है, दीवाने आम में। अब
इसके और देखिए लाल किला किसके लिए किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और उस जहाँ बना था उस किले में, उस किले का जो वो था उसको इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में उसे शाहजहानाबाद नाम दिया था। ठीक है। और अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये अकबर ने 1572 से 1585 के बीच में बनवाया था। ठीक है। और ये रंग महल बनवाया था राजा उमेद सिंह ने। ठीक है। रंग महल राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 4 ऑप्शन में हम आपको डिस्कस कर देते हैं, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और आप भी ऐसे क्वेश्चनों को अवेयर होंगे जो आप नहीं जानते हैं, तो आप भी कॉपी पेन उठा करके मेरे साथ सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर देखिए। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो जो मराठा शासनकाल थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो वो थे बालाजी बाजीराव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? ये कब हुआ था? ये इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है। जो कर्नाटक के युद्ध हुए, कर्नाटक के पहले कर्नाटक सबसे पहले प्लासी के युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर कर्नाटक के 3 युद्ध, फिर आकर के इलाहाबाद की संधि के बाद इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मतलब है वहाँ का जो राजस्व था, जो लगान वगैरह लेने का, वो अधिकार इनके हाथ में आ गया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तो ये तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद जो 1857 का विद्रोह था उसकी समाप्ति मानी जा सकती है। अब इसकी और बात करें, बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ का नेतृत्व किया था, नाना साहब और तात्या टोपे यानी कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। जो तात्या टोपे ने नाना साहब को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया था। और कुंवर सिंह, जो आज की बात करें, कुंवर सिंह ने जहाँ का नेतृत्व किया था वो आज के जो है बिहार और जगदीशपुर का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से 1857 में कौन से राजा ने कहाँ का नेतृत्व किया था। ऐसे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं जितने भी 2021-22-23 में 2021-22 में जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है। वो सब में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में आपको हम प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो भी हम आपको कराने वाले हैं, कराएंगे 1-2 दिन में। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पूंजी इन्वेस्ट का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ था? अगर विदेशी पूंजी की बात करें तो विदेशी पूंजी जो है, भारत ने विदेशी पूंजी को रेलवे विभाग में, ठीक है, जब रेल बिछाई गई थी अपने यहाँ पटरी, तो तब इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने देश के वाले वासियों को झांसा दिया कि आपका व्यापार अच्छा होगा, आपके माल ले जाने लाने में आराम होगा और इसलिए आप लोग इन्वेस्ट कीजिए और हम इसमें बनाने का जो हम निर्माण करने में आपको निर्माण करते हैं, आपको निर्माण करके देते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। इन्होंने झांसा देकर अपना काम निकाला था। ठीक है। तो प्रथम इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए भारत का तो वो क्या है, रेलवे विभाग से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? अगर हम हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति कौन है? लॉर्ड डलहौजी जो है कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या है, जो है गोद निषेध नीति अपनाई थी कि कोई भी राजा है, अगर राजा के पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। ठीक है। किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता। ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये सहायक संधि के जनक हैं। ठीक है। और मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल है। और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इन्होंने घेरे की नीति अपनाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वन क्षेत्र है? ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, ये 21.71% जो है भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। ठीक है। और ये रिपोर्ट 2 साल में आती है, अभी 2021 के अनुसार ही आप इसका याद रखिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकीर्ण बस्तियाँ कहाँ मिलती हैं? ठीक है। प्रकीर्ण का मतलब होता है घनी बस्तियाँ। ठीक है। प्रकीर्ण का मतलब शायद दूर दूर होता है, ऐसे प्रकीर्णन है अलग अलग। हाँ ठीक है। प्रकीर्ण का मतलब होता है जो है दूर दूर। ठीक है। तो ये कहाँ मिलती हैं? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। ये कहाँ प्रकीर्ण बस्तियाँ कहाँ पर मिलती हैं? मध्यवर्ती
ऑस्ट्रेलिया में। प्रकीर्ण का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है। संकीर्ण का मतलब होता है पास पास। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में जब मानसून आता है तो ये कौन सी दिशा होती है इसमें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है शीतकालीन मानसून होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ का प्रकार क्या है। जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा भारत है। इसमें एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। बंगाल की खाड़ी वाला ईस्टर्न घाट है और अरब सागर वाला वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसमें कौन सी, ये बताया कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है, सदाहरित मतलब सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पर्णपाती वे वनस्पतियाँ होती हैं जो उष्णकटिबंधीय में पाई जाती हैं, जो एक बार जो अपने पत्ता हैं एक बार दिन उस वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन एक बहुत ही जो सबसे पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचे स्थानों पर मिलती है, ठीक है। और ये सवाना भी घास है जो साउथ अफ्रीका वगैरह जैसे स्थानों पर मिलती है, जो भूमध्य सागर के आसपास ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है जिसमें दी गई है मैग्नीज, और इसका जो मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करें मैग्नीज कहाँ से मिलता है, तो मैग्नीज कहाँ से मिलता है, वेल्लोर से, वेल्लारी से, ठीक है। और हीरा कहाँ से मिलता है, हीरा पन्ना से मिलता है प्राप्ति हुई। और तांबा कहाँ से मिलता है, तांबा छिंदवाड़ा से मिलता है, ठीक है। और अभ्रक हजारीबाग से, ठीक है। तो ये याद रखना, हो सकता है इसका थोड़ा थोड़ा 1-2 मैच कर जाएं जब आप क्वेश्चन में मिले, और पूरा क्वेश्चन ना मिले लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल जाए। तो ये धातुओं और वहाँ के खान से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आती हैं कि कहाँ से प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 और 23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाने की उद्घोषणा की गई है। तो ठीक है, वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये कितनी, ये 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की उद्घोषणा की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत पर मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। ठीक है, कृषि लागत पर मूल्य आयोग है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेफेन वस्तुएं किसे कहती हैं। गेफेन वस्तुएं वो किसे कहती हैं, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि। ठीक है, जब डिमांड बढ़े तो महंगाई इन्फ्लेशन हो, इसको नहीं कहते। पूर्ति और मांग मतलब डिमांड और सप्लाई, इसको भी नहीं कहते। पूर्ति और मांग, डिमांड सप्लाई, हाँ ठीक है, इसी को कहते हैं। क्योंकि गेफेन वस्तुओं की बात करें तो पूर्ति और मांग यानी सप्लाई और डिमांड को ही कहा जा सकता है गेफेन वस्तु। अब इसके बाद क्या है, मूल्य में कमी मांग में वृद्धि, यानी मूल्य में गिरावट और मांग में वृद्धि, ऐसा गलत है। अगर मांग में वृद्धि होगी तो क्या है, मूल्य में भी वृद्धि होगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी, चीज़ की डिमांड होगी, उतनी कीमत में वृद्धि होगी। अब वस्तुओं की कीमत में अचानक वृद्धि होना, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, गेफेन वस्तुओं ने कहती है जो पूर्ति और मांग का काम करते हैं। अब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। ठीक है, अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो ये कब से वो कार्यक्रम शुरू किया गया था, 1952 में। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला ये, इसमें जो योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाएं हैं और उस योजनाओं के अनुसार इसमें कौन सी योजना कब लागू हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना कब 2015 में लागू हुई। ठीक है, और अगर हम इसकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है कब से, 2006 से लागू हुई। अब मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है, अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करें 2014 से लागू हुई। स्कूल चलो अभियान 2022 से चालू है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। संसदीय जो प्रणाली है उसे, अपने यहाँ की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ के जन्मदाता है, वो ब्रिटेन की जन्मदाता है। मतलब ब्रिटेन की ही मतलब पूरी जो है शासन प्रणाली अपने यहाँ है। ठीक है, लेकिन वहाँ से और यहाँ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ की जो
रानी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके नाम का सिर्फ सिक्का ही चलता है, मतलब वैल्यू तो है, मतलब उसके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। और संसदीय प्रणाली जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, ऐसी वहाँ पर भी जो है अपर हाउस और लोअर हाउस है। ठीक है। इसके बाद अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बात की तो है प्रेसिडेंटी जो है प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली। यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रपति ही माना जाता है और डायरेक्ट लोग वहाँ से चुना भी जाता है। ठीक है। अब ये सोवियत संघ और फ्रांस में इसमें भी जो है प्रेसिडेंटली पावर वो शायद है, चलो छोड़ो, इनकी जब क्लियर नहीं है तो हम नहीं बता रहे, तो ध्यान नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। ठीक है। संसदीय प्रणाली की बात करें तो इसमें कौन सा गुण नहीं है कि संसदीय प्रणाली में क्या है, विधायिका और कार्यपाल का सम्मिश्रण, ये सही है। नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ नाम मात्र के लिए है। सामूहिक उत्तरदायी, हाँ, एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक जवाबदेही है। निश्चित कार्यकाल, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है संसदीय प्रणाली का, कभी भी हम इसे भंग कर सकते हैं, या राज्यसभा को लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा की बात करें तो वो स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल 23 में है। ठीक है। अब अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में है। ठीक है। और अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना, ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का स्थानीय जो उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा, ऐसा कौन कर सकता है। ठीक है। यानी तो कौन कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कर सकता है ऐसा। वैसे दिल्ली में निश्चित किया गया उसका जो स्थान है सुप्रीम कोर्ट का। अब है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी। ठीक है। स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी वो किसने दी, जो बलवंत मेहता कमेटी ने। अगर बलवंत मेहता कमेटी की बात करें, जो आज की पंचायत है त्रिस्तरीय है, स्थानीय निकाय, उसका जो है उसके जनक बलवंत राय मेहता कमेटी है। और अशोक मेहता ने बताया था टू स्तरीय। ठीक है, यानी 2 स्तर की बात करें। और प्रशासनिक आयोग सुधार की बात करें तो ये जो है मोरारजी देसाई इसके वो थे, सभापति थे। और ये कब चलाया गया था, ये 1966 में चलाया गया था। ठीक है, प्रशासनिक आयोग सुधार। ठीक है। इसके बाद सकारिया आयोग जो है, सकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था। और केंद्र राज्य के संबंधों को, जो भी संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए बनाया गया था। और जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सकारिया थे, इनके चीफ अध्यक्ष थे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। अगर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का क्या है, रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अगला कथन है, विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता। उपयुक्त दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक कथन जो है सत्य है और जो है गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, किस विटामिन की कमी से बांध्यता उत्पन्न होती है। ठीक है, बांध्यता उत्पन्न होती है, तो ये किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसमें कौन से, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ई की बात करें तो इससे क्या है, खून की कमी आ सकती है और बालों का झड़ना, झुर्रियाँ पड़ना। ठीक है, और
इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो टोकोफेराल है। ठीक है, क्या है? टोकोफेराल। और विटामिन बी 1 की बात करें तो ये कौन सा है? जैसे इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से? अल्जाइमर, कैंसर, मनोभ्रंश। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, क्योंकि रासायनिक नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। और विटामिन बी 2 की कमी से अगर होने वाले जो है रोग हैं तो वो तंत्रिका तंत्र में अवधान और एनीमिया की कमी, त्वचा में कटना फटना। ठीक है, और इसका जो है रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कहाँ पर? ये बोमेन संपुट में पाई जाती है। ठीक है, अर्ध संपुट कपाट में पाई जाती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, सार्स रोग का वाहक जंतु है। ठीक है, सार्स जो रोग है उसका वाहक जंतु कौन सा है? ये है चमगादड़। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन है, शिशिरर्तु जो है शब्द में संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? मतलब ये बताना है, स्वर संधि, दृढ़ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, जैसे शिशिर फिर रर्तु। ठीक है, इसमें क्या है? गुण संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवर शब्द का उचित विलोम है। अवर, अवर का मतलब होता है, यानी उसका उल्टा में बताना है। ठीक है, अवर का मतलब होता है प्रवर। ठीक है, अवर का मतलब होता है मतलब नहीं, अवर का उल्टा होता है प्रवर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सोम जो है, सोम कई एक बार आपने सुना भी होगा। तो सोम किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो अशुद्ध है। जैसे मौसा, मौसी। ठीक है, ये क्या है? ये जो है आपका शुद्ध है। और तपस्वी, तपस्विनी सही है। स्वामी, स्वामिनी। अब गेंडा, गेंडी ये सही नहीं है। ठीक है, गेंडा और गेंडी ये सही नहीं है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? ठीक है, अब वाक्यांश दिया गया, उससे जो रिलेटेड है वो मतलब शब्द दिया गया है, उसमें देखना है कौन सा शब्द है। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो तो उसे कहती है कुंवारी, सही है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, कीर्ति शेष, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला, जिसने कोई कसूर किया हो वो कसूरवार। ठीक है, जो फूल अभी खिला ना हो, कल खिला नहीं है, वो कली है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद है, जो ये कॉम्प्रिहेंसन है, हिंदी का कॉम्प्रिहेंसन है, और इसके 2 कॉम्प्रिहेंसन आते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से देखिए, वहीं पॉज कर लीजिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कभी परास्त नहीं किया जा सकती रेखांकित शब्द का अर्थ है। जो परास्त है, परास्त शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो क्या है? परास्त कर दिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? पराजित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? बहुधा की बात करें, बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये कौन सा उपयुक्त होता है? जैसे भाग्य बहुवचन के रूप में, लोग बहुवचन, नवाब, गुण। ठीक है, इसमें क्या सभी है, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, इसमें क्या है? काल बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए आप ध्यान, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तत्कालीन वर्तमान काल है। कौन सा है? तत्कालिक वर्तमान काल। उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था, रेखांकित शब्द का एक वचन रूप होगा, यानी जूते। जूते का एक वचन रूप कौन सा है? जूता। ठीक है, ये क्या है? जूता। जूते का, जूते बहुवचन है तो इसका एक वचन जूता। भारतीय जो है अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं, रेखांकित शब्द का राजस्थानी रूप का चयन कीजिए। यानी जो लज्जा शब्द है इसका राजस्थानी रूप क्या है? इसमें क्या कहते हैं? राजस्थान में क्या कहते हैं? पिटक, वो फिटक।
लज्जा को क्या है, फिटक कहते हैं राजस्थानी रूप में। इसके बाद ये फिर कॉम्प्रिहेंशन है, आप इसे पढ़ लीजिए, आप पॉज करके पढ़ते चलिए हम, ठीक है। छोटे बड़े सभी 2 रुपए के नए पुराने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, पश्चात तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। पश्चात, पश्चात, ठीक है। पश्चात में जो है क्या है, तद्भव रूप पूछ रहा है। पश्चात का तद्भव रूप क्या है, पीछे, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या है, तत्सम क्या है, पश्चात, और इसका तद्भव, तद्भव मतलब उससे सुधार किया हुआ, ठीक है। जैसे अगर देखें बधू, बधू की बात करें, बधू क्या है, तत्सम, और तद्भव उसका क्या है, बहु, ठीक है। तो ये क्या है, एक तत्सम और तद्भव रूप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। वर्ष, जो वर्ष की बात करें यानी ईयर, ठीक है, ईयर का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है, अब्ज। अब जो ईयर का पर्यायवाची नहीं है, बाद बाकी है जो वत्सर, अब्द और साल, ये तीनों क्या पर्यायवाची हैं, अब्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपना दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए, यानी शाश्वत का हमें विलोम शब्द चुनना है, तो इसका क्या है, नस्वर, ठीक है, शाश्वर का नस्वर। इसके बाद है अन्वेषण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग में क्या जो आगे जुड़ते हैं उसे अन्य, अभी, अधिकार, ऐसी चीज़ें को तो आगे को क्या कहते हैं, अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण की बात करें तो ये क्या है, इसका अनु उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद है अधिष्ठान शब्द में कौन सी संधि है। अधिष्ठान, अधि धन अष्ठान, ठीक है, तो इसमें कौन सी है, इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ भी अधिष्ठान, जब इनका विच्छेदन करो तो वहाँ पर शब्द मिलते हैं जो व्यंजन के आते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ये इंग्लिश कॉम्प्रेशन है, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए आप, हम पॉज करते हुए चलते हैं। और कॉम्प्रेhension की एक बात हमेशा से गांठ बांध लीजिए कि कभी भी इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। जो कॉम्प्रेhension कहता है कि अगर कॉम्प्रेhension आम के पेड़ को बमूर का पेड़ कहता है तो आपको उसमें आंसर बमूर का पेड़ ही लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्रेhension कहता है उसी का आपको उसमें आंसर देना है, ना कि अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा अगर आपने अपना दिमाग चलाया, ठीक है, आप उसमें ही उसका क्वेश्चन का आंसर छांटिए, ठीक है। तो ये क्या है, डेंटिस्ट वाज इन, ठीक है, तो इसमें कहा है जो ये कॉम्प्रिहेंशन बता रहा था वो क्या क्या है, ए पर्जन, ठीक है, एक जेल थी या कैदी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द गार्ड लेफ्ट द फ्रैगमेंट्स बिकॉज ही, ठीक है, लेफ्ट द फ्रैगमेंट्स बिकॉज ही, वह क्या, क्योंकि वह क्या करना चाहता था। तो इसके बाद क्या है, डिड नॉट नोटिस देम, गलत। विश्ड टू पनिश जो है डेंटिस्ट, गलत। वाज टू लेजी ब्रदर, हाँ ये सही है, ठीक है, वह क्या लेजी था, आलसी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो डेंटिस क्या है, दांतस कोई नाम है ये, ठीक है, ये नाम है डेंटिस। यड द की ग्रेट इन द लॉक वैन द, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो है सेल डोर वाज शट, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। इसके बाद अगला फिर है, इसमें क्या दिया, डायरेक्शन क्या है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन ए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट, अच्छा ठीक है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर, ठीक है। इसके बाद है हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का संयोजन देखना है, तो इसमें क्या है, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस, ठीक है, बच्चे का है, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे कहाँ पर, छत पर, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका पैसिव बदलना है। तो पहले को द काइट्स, ठीक है, काइट्स वर बीइंग, ठीक है, बीइंग लगे, फ्लोन बाई द चिल्ड्रन ऑन द टेरेस, ये सही है, तो इसका क्या है, पहला ही सही है। इसके बाद चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बिलो गिवन वर्ड सेंटेंस, ठीक है,
इसमें जो सेंटेंस दिया गया है उसका सूटेबल वर्ड छांटना है। तो इसमें क्या है, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड एज, वह पर्सन जो मतलब सोते समय बोलता हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समलोनी सोमलिक्यूस्ट, पता नहीं क्या है, नीलोक्यूस्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं निंद्रालोचक। अगर हम इसकी बात करें फिलाटेलिस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, इसको डाक टिकट संग्रह बोलते हैं इसको। और अगर हम इसकी बात करें समोनोब्लिविस्ट की तो इसमें नींद में चलने वाला होता है, लेकिन ये इसका कोई मतलब ही नहीं होता। थोड़े डिफ़िकल्ट शब्द हैं, बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, कोई बात नहीं। इसके बाद है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। तो ये प्रथम महिला कौन सी थी, ये आशापूर्णा देवी थी, ठीक है, आशापूर्णा देवी थी। अब विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये 1945 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है, जो सितार वादक की बात करें तो ये कौन है, ये पंडित रविशंकर, सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है, ठीक है। तो ओणम की अगर बात करें तो ओणम कहाँ का, केरल का त्यौहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्मागार किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जो दीपा कर्मागार है वो किससे, जिम्नास्टिक से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन स्टार जो है रेवोल्यूशन लिखा था, ठीक है, वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था, वो किसने लिखा था, ये जो है मासानोबु फुफुआ ने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी 1958 में हुई थी। अब इसका अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, वो देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब देश की बात है, ठीक है, किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो वो कहाँ की, मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस में आज भी दिन जो है संस्कृत बोली जाती है, ठीक है। और इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि जो आर्य लोग थे वो मॉरिशस से ही आए थे। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको निकालना बताएंगे। तो फिलहाल इसको हम बता देते हैं कि इसको गुरुवार होगा, ठीक है। निकालना कैसे निकालना है वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद भी ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, हाँ ये है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। जो विषम शब्द है मतलब सबसे अलग है, वो कौन सा है। अगर हम बात करें स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, ये गुगली, ठीक है, ये क्या बॉल हैं। जो यॉर्कर, बाउंसर ये बॉल है, लेकिन गुगली क्या है, अलग शब्द है। इसके बाद है, अरे बड़ा लंबा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 65, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है। जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहन की बिक्री कम हो जाती है। अगला कथन है, कारों की बिक्री बढ़ गई, ठीक है। इसमें क्या है, कारों की बिक्री बढ़ गई। अब निष्कर्ष है, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है। अब कारों की कीमत कब गिरी है, ठीक है, जब जो पेट्रोल की कीमतें कम हुए हैं, ठीक है। तो कार की कीमत, तो इसमें क्या है, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो कार की बिक्री कम हो जाएगी, मतलब कार की कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका एक जो, यदि इस निष्कर्ष ए तर्कसंगत प्रतीत होगा, ठीक है, तो इसका ए सही है। इसके बाद क्या है, फिर ये जो बार ग्राफ है,
ठीक है। इसके बाद बार ग्राफ के 5 क्वेश्चन, फिर इसके बाद पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ के पाई चार्ट के क्वेश्चन, फिर ये डेटा ग्राफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बाद में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 लेकर इसमें भी मैथ के क्वेश्चन है, ये कुछ डेटा ग्राफ ये भी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ से, प्रतिशत विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है WNTD कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये जो है 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू करने की मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है वो कब तक लागू करने की, 2025-26 तक लागू करने की मंजूरी दी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया था। तो ये किस देश ने किया था, ये रूस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 की जो 2022 जारी की है। ठीक है, तो ये क्या जारी की है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, गलत। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गलत। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गलत। जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, हाँ ये सही है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसके बाद है 1 जून 2022 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है। ठीक है, तो इसकी राशि क्या है, ये जो है 330 रुपये नहीं, 420 रुपये नहीं, 436 रुपये है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने UN जो है उसने बताया है कि कौन से देश का नाम बदलना उसने स्वीकार कर लिया है, तो वो कौन सा है, वो तुर्की है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। श्रेष्ठ योजना की बात करें तो यह किससे, अनुसूचित जाति से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, ये मगहर उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो आपने कंप्लीट पूरा टेस्ट देखा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे और आपको वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।